हाय दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और बॉडी के किस किस हिस्से से होकर के निकलता है और अंत में क्या क्रियाएं होती हैं। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें आने वाले अंग क्या होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है पाचन क्रिया के दौरान। साथियों, तो हम क्लियर कर देंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम में कि क्या होता है, सारा प्रोसेस अच्छे से स्टेप टू स्टेप समझेंगे, बारीकी से समझेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। साथियों, तो हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की एक धमाकेदार, एक अच्छे और एकदम दमदार तरीके से। साथियों, तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। साथियों, मनुष्य में पाचन यानी डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि हम ह्यूमन में पाचन पढ़ रहे हैं, ना कि किसी मतलब अदर जीव में पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं साथियों? तो क्या है, पाचन एक ऐसी क्रिया है, कैसी, एक ऐसी क्रिया है, मतलब जो हम लोग खाते हैं ना, तो क्या होता है वो जो चीज हम लोग खाते हैं, जो पदार्थ होता है थोड़ा सा जटिल होता है ना, बहुत ठोस टाइप का होता है ना। तो क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, वो जो जटिल होता है ना उसको सरल में बदल दिया जाता है। ठीक है, सरल अणुओं में बदल दिया जाता है दोस्तों। तो क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है पाचन जिसमें हमारे द्वारा खाया गया भोजन, यानी जो हम खाना खाते हैं ना, वो क्या हो जाता है, भोजन को सरल और घुलनशील अणुओं में, यानी है ना, घुलनशील रूप में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ताकि वह हमारे रक्त द्वारा क्या हो, अवशोषित होकर शरीर को ऊर्जा और पोषण दे। मतलब जो हम खाते हैं, है ना, उसका डाइजेशन हो और उससे जो निकले पोषक तत्व हो वो हमारे ब्लड में, है ना, एंट्री कर जाएं और पूरे बॉडी को पूरे बॉडी में क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, वही प्रोसेस जो होता है आपका साथियों पाचन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, क्या आता है, मुख आता है, यानी मुंह। क्या आता है, मुंह आता है। तो मुंह में जीभ होती है, दांत होते हैं, है ना, और लार ग्रंथियां होती हैं। बात समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, मुख गुहा यानी मुख गुहिका जिसको बोलते हैं, बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी जिसको बोला जाता है। दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या होता है कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग जहां से भोजन, यानी भोजन के पाचन की क्रिया शुरू होती, जहां से भोजन शुरू हो जाता है पचना, है ना दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है आपका दोस्तों मुख, यानी बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जहां भोजन को चबाया जाता है, लार मिलाई जाती है और भोजन को निगलने के लिए तैयार कर दिया जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मुंह से पाचन होता है, दांत से हम चबाते हैं, है ना, लार से इधर उधर घुमाते हैं, उसमें लार मिलाई जाती है ताकि वो लुगदी टाइप का बन सके, है ना, और हमें निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब मुख गुहिका के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ पा रहे हो? थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कम शब्दों में बताने का प्रयास करें, क्योंकि पूरे सारे ऑर्गन हमें इसके थोड़े थोड़े पॉइंट हमें इसके सभी बताने हैं इस पॉइंट में। क्लियर है दोस्तों? तो हम पहले अगर बात करेंगे दांत की, किसकी, दांत की अगर बात करें तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे आप लोग रोटी खाते हैं या चिकन मटन वगैरह ये सब चीजें खाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि उसको हार्ड होता है या ज्यादा होता है ना, जैसे पीस वगैरह है, चाहे रोटी का हो, किसी मीट का हो, तो क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है ना। कौन करता है काम, ये दांत करते हैं। कौन करते हैं, दांत करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब बात आती है कि जो जीव होते हैं उनमें तीन प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है डेंट, है ना, एक होता है थीकोडोंट, एक होता है डाइफोडोंट, एक होता है हेटेरोडोंट। क्लियर है? यानी गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। ये जो गर्त दंती होते हैं दोस्तों, ये किस में पाए जाते हैं, ये सरीसृप वाले जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा मतलब जड़ों से ज्यादा गहराई तक जो है धसे रहते हैं,
द्विबार दंती ये क्या होते हैं, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं दोस्तों, जैसे बच्चों में ज्यादातर होता है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा विषम दंती ये मनुष्य में पाए जाते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसेजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, मतलब कृंतक, कृंतक उसके बाद क्या, रदनक, अग्र चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है। तो ये दांत होते हैं जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 20 दांत होते हैं। यहाँ तक क्लियर, हमने कम फॉर्म में आप सभी को अच्छे से समझा दिया है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर उसके अलावा जीभ, जीभ क्या है, जीभ स्वाद महसूस कराती है, भोजन को घुमाती है और उसको लार उसमें लिपटाती है ना, और क्या करती है, वो दांतों की सफाई भी करती है, जीभ ऐसा काम करती है, ठीक है। जीभ के अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि स्वाद बताते हैं, है ना। अग्र भाग जो होता है दोस्तों, ठीक है, और पश्च भाग, है ना। इस तरीके से जो भाग होते हैं, नमकीन, मीठा, कड़वा, इस तरीके से इसका काम होता है जीभ का बताने का। यहाँ तक क्लियर है सभी को। लार ग्रंथियां, लार, ये लार बनाने सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लार बनाने का काम करते हैं। एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को, किसको, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो लार ग्रंथियां होती है 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होती हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के हमने बताया। ये पहली वाली जो कान के नीचे बड़ी होती हैं, और दूसरी जो जबड़े के नीचे पाई जाती हैं, और तीसरी जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो हमने इन सभी को अच्छे से आपको बता दिया है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो अब क्या आता है, अब हमने मुंह के सारी चीज क्लियर करवा दी, लार, है ना। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर ग्रसनी की, और थोड़ा सा अगले पॉइंट में बात करेंगे कंठद्वार की, ग्रास नली की, श्वास नली के, मासे, और सारे हम पॉइंट क्लियर करते जाएंगे इस वीडियो में। क्योंकि वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए आप सभी को कम पॉइंट्स में अच्छी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अब हम इसके आगे पॉइंट की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। तो अब साथियों हम ग्रसनी की बात करेंगे। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी यह एक पेशी नली है, कैसी होती है, पेशी नली होती है ग्रसनी, आप देख सकते हैं ये जो नली है, ठीक है। यह एक पेशी नली है जो मुंह और नाक को शरीर के 2 अलग अलग मार्गों से जोड़ती है। मतलब जो श्वास वाली नली होती है और जो भोजन वाली, दोनों को एक साथ ये जोड़ती है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है दोस्तों, क्लियर है। इसका काम यह होता है कि यह भोजन निगलते समय एपिग्लॉटिस, है ना, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस यानी जो घंटी ढक्कन टाइप का होता है, उसको क्या कर लेती है, ढक लेती है, जिससे क्या होता है, भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। और क्या होता है कि जो अपने परिवार में या गांव के या घर में, है ना, जो बुजुर्ग होते थे वो यही कहते थे कि जो है खाना खाने के समय बात मत करें, ठीक है। तो ये सलाह दी जाती थी। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लागू होता है मित्रों, ठीक है। अब क्या था भैया, ग्रास नाल क्या होती है, जिसको ऑइसोफेगस कहते हैं। ये क्या होती है भैया, ये ऑइसोफेगस, है ना। ऑइसोफेगस मतलब ग्रास नली, ये जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जिसमें से खाना नीचे जाके स्टमक में आता है। तो ये क्या होती है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है एवं संकरी नलिका होती है, जो डायाफ्राम को भेद करके, डायाफ्राम को भेद करके कहाँ जाती है, उदर गुहा यानी पेट से होते हुए कहाँ, अमाशय में खुलती है। कहाँ खुल जाती है, जो कि अमाशय में खुल जाती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। फिर क्या होता है, हमने इसको बता दिया कि इसका काम क्या होता है, इतनी लंबी होती या उदर गुहा से होते हुए अमाशय में खुलती जाती है, क्लियर है। उसके अलावा अब अमाशय की अगर हम बात करें, अमाशय वाले टॉपिक्स की, तो अमाशय क्या होता है, यह अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का, देखा जाए तो ऐसे है ना, ऐसे जे के आकार का होता है। और यह आहार नाल का सबसे बड़ा और चौड़ा भाग होता है, क्लियर है। अमाशय में संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन का मतलब कुछ यूं टाइप की क्रिया होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा भोजन को मथा जाता है। मथा मतलब उसको डाइजेस्ट, मतलब उसके अंदर
जो है पकाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, है ना। अमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या होता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो इसकी आंतरिक भित्ति होती है ना, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, अनेक जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे निकलने वाला जो रस होता है, जिसको हम जठर रस कहते हैं, ठीक है, जठर रस कहते हैं या कहलाता है। जठर रस निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक HCl अम्ल होता है, म्यूकस होता है, प्रोटीन होता है, और पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। दोस्तों इससे मिलकर के जो ये घटक बनते हैं, यानी जठर रस, ठीक है, ये होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। उसके अलावा क्या होता है कि अमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बस हम इसके टाइप समझेंगे, इसके अंतर्गत हमें नहीं समझने की जरूरत है ज्यादा, ठीक है। ये क्या होता है, कार्डिक भाग पहला होता है, दूसरा होता है आपका फंडिक भाग, और तीसरा होता है पाइलोरिक, और चौथा होता है शेषाग्र भाग, ठीक है। तो ये 4 भाग होते हैं अमाशय के। हमने ये चीज आपको अच्छे समझा दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, लीवर की, यानी यकृत की बात कर लेंगे, ठीक है, और पित्ताशय की बात कर लेंगे, ठीक है। ये हम बात थोड़ी थोड़ी इसकी कर लेंगे। बाकी हमें ज्यादा इसको जो है डिटेल में नहीं पूछी जाएगी। जो चीज डिटेल में पूछी जा रही, मैं उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके सब चीजें अच्छे से समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। क्या उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा लीवर और क्या, पित्ताशय के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। बात करेंगे यकृत की। हमने अभी आपको बताया था कि यकृत के बारे में हम बात करेंगे, उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर पित्ताशय की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, लीवर यानी यकृत जिसे हम कहते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, जो कि 1.5 kg मतलब 1.5 kg होती है, ठीक है, किसी भी स्वस्थ शरीर में, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। यकृत कोशिकाओं से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है यकृत कोशिकाओं से। पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। यह भी भोजन को क्या करता है, पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ये भी इसका काम होता है। बात समझ पा रहे हो। उसके अलावा जो आपका पेनक्रियाज होता है, इसमें पेनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, अग्नाशिक रस निकलता है, वो भी भोजन के पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें हमने आपको बताया था अभी कि म्यूकस और पेप्सिन और रेनिन, है ना, और जठर लाइपेज, इसमें हम थोड़ा बताएंगे इनके इनकी क्या भूमिका रहती है। देखो ये जब आप लोग खाते हैं ना, जैसे कोई चीज खाते हो तो उसमें प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकता है, या दूध का कोई प्रोटीन हो सकती है। तो सबका डाइजेशन किन किन के द्वारा होता है, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे म्यूकस या भोजन को नम और चिकना व मुलायम बनाकर इसकी गति को सहज करने में सहायक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी म्यूकस का काम होता है भोजन को नम रखना, चिकना बनाना, मुलायम बनाना, और इसकी गति को सहज बनाने में, ताकि हम उसको निगल सकें अच्छे से, बेहतर तरीके से। पेप्सिन का काम यह होता है कि यह अमाशय का प्रमुख एंजाइम है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, या जटिल प्रोटीन के अणुओं को सरल पेप्टाइड में बदल देता है। जो कि जैसे प्रोटीन हम लोग खाए तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, पीएच के साथ पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, जिससे वो प्रोटीन जो होती है वो पच जाती है दोस्तों। क्लियर है। तो रेनिन का क्या काम होता है, यह एंजाइम क्या होता है, दुग्ध प्रोटीन, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, जो कि पाचन करता है उसका, ठीक। तो दूध में जो केसिन नाम की प्रोटीन होती है, उसको रेनिन नाम का एंजाइम्स होता है, काहे में बदलता देता है, पैराकेसिनेट में बदलता है, पैराकेसिनेट में बदल देता है। क्लियर, जो कि कैल्शियम होता है उसमें, ठीक है। जठर लाइपेज का क्या काम करता है, इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। लाइपेज जो होता है, जठर लाइपेज, इसका काम होता है वसा का पाचन कर देना। वसा जठर जो होता है, वसा जठर, है ना, लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइल ग्लिसराइड, है ना, गिल्स राइट्स में क्या कर देता है, इसको बदल देता है दोस्तों। तो ये चीज आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो हमने
अमाशय भी क्लियर कर दिया, अग्न्याशय भी बता दिया कि अग्न्याशय भी क्या होता है, इसमें हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं। लेकिन हमने यहाँ तक आपको सभी को बता दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज बताते लगातार चल रहा हूँ और अच्छे से आप सभी को समझा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब बड़ी आंत की, फिर छोटी आंत की, फिर मलाशय की और फिर सीकम की, यानी इसके जो जो भी पार्ट होंगे हम उनको अच्छे से कम शब्दों में बता देंगे साथियों, ताकि आप लोग एग्जाम में ज्यादा बर्डन ना होने पाए शब्दों का, आप अच्छे से वहां उसको लिख पाए। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत की यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की दोस्तों ये क्या होता है, ये क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये छोटी जो दिख रही है ना, ये छोटी आंत है। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, मतलब सबसे लंबा भाग होता है, यानी सबसे ये जो बड़ी होती है आंत यही होती है। यह लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। कितनी? 5 से 6 मीटर लंबी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है। मतलब जो छोटी आंत होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का यानी फैट्स का, प्रोटीन्स का क्या होता है, डाइजेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। यह कुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडली टाइप की होती है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के रस जो है भाग लेते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं? इसमें जो है पित्त रस आता है, ठीक, जिसको बाइल जूस कहते हैं। इसका निर्माण यकृत में होता, हमने अभी जस्ट बताया था सभी साथियों को। ठीक है, उसके अलावा अग्नैसिक रस मतलब पेनक्रियाटिक जूस इसके अंदर जो है जाता है। और ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये अलग अलग जो है, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, है ना, या जो है फैट्स, इन सब चीजों का क्या करते हैं, ये डाइजेशन यहाँ पर छोटी आंत में होता है। हमने यहाँ पर आप सभी को बता दिया है। उसके अलावा इसमें आंत रस निकलता है। ठीक है, इसमें भी अनेक छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब आंत रस में, है ना, आंत में जो आंत रस का स्त्राव करती हैं। अनेक छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो आंत रस का स्त्राव करती हैं, जिसे हम सक्कल एंटीरिस कहते हैं, जिसे हम सक्कल, है ना, सक्कस, सक्कस एंटीरिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम्स पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। उसके अलावा लाइपेज वसा को वसी अम्ल में व ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट पाचक पाचक एंजाइम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, है ना, डाइसैकेराइड माल्टोज को काहे में, ग्लूकोज में, तथा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है उसको बदल देता है साथियों। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये काम यहाँ छोटी आंत में सारा प्रोसेस होता है। उसके अलावा छोटी आंत में भोजन के सभी जटिल घटकों का पाचन पूर्ण हो जाता है। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से जो है पाचन छोटी आंत में नहीं होता है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, जिससे आपका अवशोषण है, स्वांगीकरण है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम बड़ी आंत को समझेंगे और बड़ी आंत के बाद मलाशय और क्रमरूप प्रशेषिका को थोड़ा समझ के इसको फिनिश कर देते हैं साथियों। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी। अब हम इसके चलते हैं, जो मेन इसका छोटी आंत का पॉइंट बचा है, अवशोषण और स्वांगीकरण, वो उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेपर में अवशोषण या स्वांगीकरण से कुछ पॉइंट्स पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो हम उसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कर रहे हैं अवशोषण की, क्या होता है ये? अवशोषण का मतलब ये होता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही संपन्न होता है। यानी जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही कंप्लीट होता है। छोटी आंत अत्यधिक लंबी होती है, यानी जो छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है। इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक सतह पर अंगुली के आकार की विल्ली, है ना, विलाई विलाई पाए जाते हैं, जो अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब जो ये आंत के अंदर जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आंत के अंदर का हिस्सा होता है, जो अंगुली टाइप की जो संरचना होती है, इस तरीके से इसमें पाई जाते हैं, जो अवशोषण की जो क्षमता होती है इसको कई गुना बढ़ा देते हैं। इन कोशिकाओं पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। जो भी चीजें खाई जाती हैं उसको वहां पे अवशोषण इसलिए उन माध्यम से किया जाता है उसका। प्रत्येक विलस में रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, मतलब जो विलस होते हैं इसमें रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो। ठीक है,
यहाँ पर हमने डायग्राम इसका बना दिया है। फिर इसके अलावा छोटी आंत का एक और हिस्सा बचता है कि स्वांगीकरण। ये क्या होता है कि रक्त में पहुंचे, है ना, रक्त में पहुंचे, सॉरी यहाँ पर पचे लिख सकते हैं, ठीक है, पचे भोजन के अंतिम उत्पादों का शरीर की प्रत्येक कोशिका में क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है दोस्तों। यही होता है आपका स्वांगीकरण, यानी जो चीज हम खाते हैं जब उसका डाइजेशन होता है उससे जो मेन मेन चीजें निकलती हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो मिनरल्स हो, है ना, वो सब क्या करते हैं ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका को पहुंचा दिए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक कोशिका उसका यूज कर लेती है। यही होता है स्वांगीकरण। तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर भैया बता सकते हैं। अब हमने छोटी आंत के बारे में पूरी बात बता दी है। अब हम बात करेंगे भैया किसकी, अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की। किसी जो कि आप देख पा रहे हैं ये बड़ी आंत है, ये जो है किसी भी मनुष्य के शरीर में ये बड़ी आंत होती है साथियों, ठीक है। तो बड़ी आंत छोटी आंत का पिछला जो हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा ना, छोटी आंत का पिछला हिस्सा अपेक्षाकृत चौड़े भाग में खुलता है जो बड़ी आंत कहलाता है, ठीक है, जो कि बड़ी आंत कहलाता है। इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, मतलब छोटी आंत में पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जबकि बड़ी आंत में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। बड़ी आंत के 3 उपभाग होते हैं, मतलब बड़ी आंत जो होती है उसके 3 उपभाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सीकम, यह बड़ी आंत का पहला भाग है। सीकम से ही वर्मी अपेंडिक्स जो क्रम रूप परिशेषिका है, यही होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जैसे अंगुली सदृश रचना जो है जुड़ी होती हैं। इसके अलावा आता है आपका क्लोन। क्लोन क्या होता है? यह आरोही, अनुप्रस्थ व अवरोधी भागों में विभाजित बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर मलाशय आता है। मलाशय क्या होता है? जिसने रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग, जो बड़ी आंत होता है उसका जो ये वाला भाग है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो भाग है ये है मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, जिसके द्वारा मल, है ना, मल शरीर के बाहर जो है, जो कि बाहर खुलता है और इसके द्वारा जो है जल का अवशोषण, यानी जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? वो बड़ी आंत में हो जाता है। इसी के द्वारा जो है मल शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। बहिक्षेपण क्या होता है? अपच पदार्थ जो होता है, यानी इनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो अच्छे से क्लियर कर दिया, एक एक पॉइंट हमने अच्छे से बताया है। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से कोई भी टॉपिक जो था हमने नहीं छोड़ा है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, मेहनत करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।